एंड इसी तरह हमारे पास जो डिवीजन्स हैं इसमें जो रेट्रोक्लेविकुलर पार्ट होता है ये कैसे बनता है, उसने ट्रंक्स को कहा है कि हर ट्रंक से दो दो डिवीजन्स निकलती हैं, एक वेंट्रल डिवीजन निकलती है और एक डॉर्सल डिवीजन, जिसे हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का नाम भी दिया था। फिर उसने कॉर्ड्स को एक्सप्लेन किया कि कॉर्ड्स कैसे बनते हैं। लैटरल कॉर्ड मैंने बताया कि वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड द मिडल ट्रंक, जो ऊपर वाले दो ट्रंक्स होते हैं उनके मिलने से लैटरल कॉर्ड बनती है। पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बनता है, यूनियन ऑफ द डॉर्सल डिवीजन ऑफ ऑल द थ्री ट्रंक्स, तीनों ट्रंक्स का जो पोस्टीरियर कॉर्ड था। आई थिंक सो दैट वुड बी बेस्ट कि आप इसको इंटीरियर पोस्टीरियर ही रखें, आप वेंट्रल और डॉर्सल के चक्रों में ना पड़े, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यू शुड नो कि हर एक जो आपका ट्रंक होता है उससे दो चीजें निकलती हैं, वन इज द डॉर्सल डिवीजन एंड सेकंड वन इज द वन इज द इंटीरियर डिवीजन एंड द सेकंड वन इज द पोस्टीरियर डिवीजन, जिस तरह के मैंने आपको स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाया था। अब लास्टली हम देख लेते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस में देखें, सबसे पहले उसने लॉन्ग थोरेसिक नर्व बताया जो कि C5, C6 और C7 से आती है, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया। जस्ट हैव अगेन लुक ऑफ दैट डायग्राम। हमने ये देखा था कि ये देखें C5, C6 और C7 से ये सारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व आ रही होती है। सो मूविंग टुवर्ड द थ्योरी, हमने देखा कि नर्व टू रोम्बाइड्स आती हैं, जो कि रोम्बाइड माइनर और रोम्बाइड मेजर मसल को सप्लाई करती हैं, फिर लॉन्गस कोलाई और स्कैलेनी मसल्स को सप्लाई करती हैं। फ्रैनिक नर्व जो है वो C5 से आती है और इसमें लिटिल बिट पार्ट C4 का भी होता है। और फ्रैनिक नर्व इज द नर्व दैट इज सप्लाइंग योर डायाफ्राम। सो यू शुड नो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, कि फ्रैनिक नर्व का रूट वैल्यू क्या होती है। एग्जैक्टली इसकी रूट वैल्यू C3 टू C5 होती है, लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सस में चूंकि C5 इन्वॉल्व है, सो वी वुड से कि C5 जो है ये इन्वॉल्व होती है फ्रैनिक नर्व के अंदर। ओके, सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग दैट इज द ब्रांचेस ऑफ द ट्रंक्स। ट्रंक्स में मैंने बताया था सिर्फ अपर ट्रंक से दो ब्रांचेस निकलती हैं, वन इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड द सेकंड वन इज द नर्व टू सबक्लेवियस। मैं आपको दोबारा से आपको डायग्राम दिखाता चलूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं। ये देखिए, अपर ट्रंक से हमने ये दो ब्रांचेस देखी थी, वन इज द सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड द सेकंड वन इज द नर्व टू सबक्लेवियस। अब इनके नेम आपने लिटिल बिट जो है वो क्रैम ही करने होते हैं, सो देयर इज अ नो अदर ऑप्शन कि आप जो है इन्हें क्रैम कर लें। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ द लैटरल कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड से बताया था तीन ब्रांचेस निकलती हैं, वन इज द लैटरल पेक्टोरल नर्व, सेकंड वन इज द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड द थर्ड वन इज द लैटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। मीडियल पार्ट से आपके पास जो है वो पांच ब्रांचेस निकलती हैं और इसका निमोनिक जो है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, M फॉर यू। यानी हमारे पास चार M आएंगे और एक U आएगा, यानी चार M से स्टार्ट हो रही होंगी। वन इज द मीडियल pectoral nerve, second one is the medial cutaneous nerve of the arm, it's also starting from the M. One is the medial cutaneous nerve of the forearm and the fourth one is the ulnar nerve and fifth one is the median nerve. मीडियन नर्व का जो मीडियल पार्ट है वो यहाँ से आएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने पहले भी बताया था कि दो पार्ट होते हैं आपके मीडियन नर्व के, एक मीडियल पार्ट होता है और एक लैटरल पार्ट होता है। जो मीडियल पार्ट है वो आपके मीडियल कॉर्ड से आता है और जो लैटरल कॉर्ड है वो आपके लैटरल पार्ट से आता है। अच्छा, लास्टली हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस आ जाती हैं, इसमें हमारे पास निमोनिक जो है वो अल्नर है, ULNAR, ulnar. U stands for the upper subscapular nerve, L stands for the lower subscapular nerve। तरतीब आगे पीछे है BD84 में मेरे निमोनिक्स से, तो आप इस निमोनिक्स को इस तरह याद कर सकते हैं। U stands for the upper subscapular nerve, L stands for the lower subscapular nerve, N stands for the nerve to latissimus dorsi, A stands for the axillary nerve and R stands for the radial nerve। इनकी रूट्स वैल्यू आपने कोशिश करनी है याद हो जाएं, अगर याद हो जाए दैट वुड बी वेरी बेस्ट, लेकिन अगर नहीं भी याद होते तो यू डोंट बी overburdenize yourself, it's not too much important कि आपको इनकी वैल्यूज याद हों। जो इम्पोर्टेंट है वो जब हम आगे जाके नर्व्स पढ़ेंगे, जिसमें मीडियन नर्व आ जाती है, हमारे पास एक्सिलरी नर्व आ जाती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आ जाती है। जब हम नर्व्स जो है वो सारी अपर लिम्ब की स्टडी करेंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट रूट्स वैल्यू है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपने क्रैम कर लेनी है। बाकी आपको इन रूट्स वैल्यू को याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। So up till now we have done with the nerves of the brachial plexus। अब लास्टली हम बस देखते हैं कि ब्रेकियल नर्व जो होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस, इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही होती है, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को ब्लड की ज़रूरत है ऑक्सीजनेशन के लिए। सो आपकी नर्व्स को भी जो है वो ब्लड की ज़रूरत होती है। सो ओवरऑल ब्रेकियल प्लेक्सस को कहाँ से ब्लड सप्लाई आती है, ये हमारे पास ना सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि आपके अपर लिम्ब में ऐसा जितनी एक्सप्लेन नहीं है, थॉरैक्स में जाके आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सो बताता चलूँ कि सबक्लेवियन आर्टरी जो मैंने पहले बताया था आपके आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है और फिर जब आउटर बॉर्डर ऑफ अपर स्ट्रिप को क्रॉस करती है तो इसका नाम हम एक्सिलरी आर्टरी रख देते हैं। यही जो आपकी आर्टरी होती है,
सबक्लेवियन आर्टरीज की दो ब्रांचेस होती हैं, वन इज कॉल्ड एज अ वर्टिब्रल आर्टरी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, ये ब्रांचेस जो है वो आपको सप्लाई कर रही होती हैं आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस को। सो राइट नाउ यू हैव टू नो कि हमारे पास जो वर्टिब्रल आर्टरी है और जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है और इसकी ब्रांचेस जिसमें सुप्रास्कैपुलर आ जाती है, ट्रांसफर सर्वाइकल आर्टरीज आती हैं, ये आपके सप्लाई कर रही होती हैं आपके ब्रेकियल प्लेक्सस को। So we have done with the brachial plexus. Now the very important thing जो कि आपके SEQs point of view से बहुत important है, that is the clinical anatomy of the brachial plexus. सबसे पहले हम क्लिनिकल एनाटमी में पहले देखते हैं कि अर्ब्स पैरालिसिस क्या होता है। अर्ब्स पैरालिसिस हमारे पास, पहले हम इसको समझने से पहले हमें अर्ब्स पॉइंट को समझना है। सो इसकी एक स्कीमेटिक से डायग्राम ये दिखाई गई कि ये वो पॉइंट है अपर ट्रंक का कि जहाँ हमारे पास 6 नर्व्स आके मिल रही होती हैं। ठीक है, उसमें नर्व टू सबक्लेवियस आ गया, पोस्टीरियर डिवीजन आ गई, एंटीरियर डिवीजन आ गई, और फिर उसमें सबस्कैपुलर नर्व आ गई। और ये पॉइंट जहाँ ये 6 नर्व्स मिल रही हैं, ये नर्व्स का नाम याद रखना ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको इस पॉइंट का पता होना चाहिए कि पॉइंट होता कहाँ है। ये पॉइंट हमारे पास अपर ट्रंक में होता है, और अपर ट्रंक का वो पॉइंट जहाँ ये सारी 6 नर्व्स आके मिलती हैं इसे अर्ब्स पॉइंट कहते हैं। और अगर इस पॉइंट पे आपको इंजरी हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्ब्स पैरालिसिस। So what is the Erb's paralysis? Erb's paralysis is a condition in which the upper trunk of the brachial plexus called as the Erb's point is injured, and this is the point where the 6 nerves meet. एंड अर्ब्स पैरालिसिस में होता क्या है, इसके काजेस क्या बनते हैं कि जब आप अपने हेड को और अपने शोल्डर को अनड्यू सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। कुछ लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके हेड और जो आपका शोल्डर है उनके दरमियान सेपरेशन करते हैं, यानी इनको हेड की मूवमेंट करवाते करवाते इतना हेड और आर्म के दरमियान डिस्टेंस आ जाता है कि उसकी वजह से आपका अर्ब्स पॉइंट जो है वहाँ डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आपके सर्वाइकल रीजन के अंदर, नेक रीजन के अंदर ही जो है वो आपका मौजूद होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, और वहीं अपर ट्रंक होगा और वहीं कहीं ना कहीं हमारे पास ये अर्ब्स पॉइंट पड़ा होगा। तो जब आप अपनी नेक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं और अपने हेड और शोल्डर के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस करते हैं तो आपकी नेक रीजन के अंदर बहुत स्ट्रेस आ जाता है, जिस स्ट्रेस की वजह से आपकी जो है ना अर्ब्स पॉइंट के ऊपर इंजरी बहुत होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, बाज़ दफ़ा जब बच्चे की पैदाइश जो है वो मुश्किल से हो रही होती है, अगर हम सिजेरियन सेक्शन नहीं कर रहे होते और नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे के जो अर्ब्स पॉइंट के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, देयर इज़ अ डिफिकल्टी इन द चाइल्ड बर्थ। जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं वहाँ चूंकि सिजेरियन सेक्शन को इतना अच्छा नहीं समझा जाता और नॉर्मल डिलीवरी की तरफ फोकस किया जाता है और कोशिश की जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। although cesarean section is not a bad thing, but still there is a concept and misnotion कि हमारे पास cesarean section is a bad thing, and this is just the saying of the doctors, and लोग ही समझते हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पैसे बनाने के लिए सब कुछ काम कर रहे होते हैं। However, what's the taboo is this is not our topic of discussion। हम बात ही कर रहे थे कि अगर हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे की चाइल्ड बर्थ नॉर्मली नहीं हो रही, सो देयर इज अ चांस कि हमारे पास जो अर्ब्स पॉइंट के ऊपर इंजरी हो जाए, दैट्स लीड टुवर्ड द अर्ब्स पैरालिसिस। दूसरी बात ये हो सकती है अगर कोई बंदा अपने कंधों पे गिरता है, यानी कहीं हाइट से गिर रहा है और उसके कंधों पे सारा स्ट्रेस आ रहा है, तो उसकी वजह से भी अर्ब्स पॉइंट के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। या अगर आपने गलत एनेस्थीसिया दे दिया है, डॉक्टर अच्छा नहीं था, एक्सपर्ट नहीं था और उसने गलत एनेस्थीसिया दे दिया, सो देयर इज अ चांस कि आपके अर्ब्स पॉइंट के ऊपर जो है वो डैमेज हो जाए, दैट्स लीड टुवर्ड अर्ब्स पैरालिसिस। सो ये हमने काजेस पढ़ लिए कि अर्ब्स पॉइंट पे इंजरी कैसे कैसे हो सकती है। अब हम देखते हैं कि अर्ब्स पॉइंट में मेनली कौन कौन से रूट्स जो है वो डैमेज होंगे। हमें पता है कि अपर ट्रंक के अंदर अर्ब्स पॉइंट होता है। सो जो दो मेन रूट्स जो कि अपर ट्रंक बनाते हैं वो C5 और C6 होते हैं, लेकिन मेनली C5 जो है वो इंजर होता है मोस्टली केसेस के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर इन दो का डैमेज हो जाए तो इससे कौन कौन सा मसल पैरालाइज होता है। व्हाट इज मीन बाय द पैरालिसिस ऑफ द मसल? व्हेन योर मसल इज अनएबल टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस, दिस इज कॉल्ड एज अ पैरालिसिस। ठीक है, अब आपका मसल कोई काम ही नहीं कर रहा तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। सो आपने इसको निमोनिक से याद रखना है, BDC। BDC स्टैंड्स फॉर द बीडी चौरासिया विद द बुक विच यू आर फॉलोइंग फॉर द ग्रॉस एनाटमी। इसमें BDC से क्या मुराद है, बी स्टैंड 3 BDC, यानी 3 बीडी चौरासिया के आप वॉल्यूम होते हैं जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। वन इज द अपर लिम्ब, सेकंड वन इज द लोअर लिम्ब एंड द थर्ड वन इज द थोरैक्स। सो आप इस तरह याद रख सकते हैं 3 BDC, 3 बीडी चौरासिया। सो 3 से 3 भी याद आएंगे जिससे बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियालिस और ब्रेकियालिस याद आ जाएंगे। D से डेल्टॉइड याद आएगा और C से कोरेकोब्रेकियालिस याद आ जाएगा। और अगर आप मजीद याद करना चाहते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पार्टली ये भी डैमेज होते हैं।